हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज के जो मेरा विषय है वह है सामाजिक अध्ययन। इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा आज का जो चैप्टर है वो कौन सा है, वो एशिया महाद्वीप में भारत। एशिया जो महाद्वीप है उसमें भारत की स्थिति कैसी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और भारत का अक्षांश व देशांतर जो लिखा है इसका विस्तार कितना है उसके बारे में जानना है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और जो लास्ट है भारत का धरातल, भारत का जो भौतिक विभाग है उसके बारे में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी जाएगी, इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। कुछ हिस्सा आज पढ़ेंगे और कुछ हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप में भारत, तो कुछ लाइनें दी है उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत विश्व का प्राचीनतम सभ्यता केंद्र है। इसमें बता रहा है कि जो एशिया महाद्वीप है इसके दक्षिण भाग में कौन सा है, हिंद महासागर। एशिया दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित जो भारत है वह विश्व में प्राचीनतम जो सभ्यता का केंद्र रहा है। क्योंकि दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है, जो भारत की सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी, पहली सभ्यता यही थी। इस प्रकार पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी किसी पे दोस्तों एशिया जो आपके पश्चिम एशिया है और पूर्वी एशिया के जो बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर के लगभग 6100 किलोमीटर तक लंबा है। ठीक है, जो भारतीय जो प्रायद्वीप है उससे दोस्तों जो हिंद महासागर है वह कितना लगा है, 6100 किलोमीटर हिंद महासागर लगा हुआ है जो भारतीय प्रायद्वीप है। इसमें और देखेंगे, यह अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह की तट रेखा को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7517 किलोमीटर हो जाती है। अगर इसमें किसको दोस्तों, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सीमा को अगर मिला लिया जाए तो कितना हो जाता है दोस्तों, वो 7517 किलोमीटर। ये हिंद महासागर के तट से इतनी लगी हुई है। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्षिणी हिस्सा है उसी को दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसी को प्रायद्वीप बोलते हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर, जो भारत है उसके दोस्तों जिस पश्चिम साइड में कौन सा है वह अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आगे चल के एक मैप है उसी पे समझेंगे। इतनी लंबी तट रेखा के कारण यह कहना उचित रहेगा कि हिंद महासागर सचमुच में हिंद का महासागर है। ठीक है, जो इतना लंबा तट रेखा जो हिंद महासागर का है तो यह कहना उचित भी होगा कि जो हिंद महासागर है वह सचमुच हिंद का महासागर है। भारत के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए, उसका विस्तार देखते हुए उससे क्या है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, भारत 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 इंच पूर्वी देशांतर तक यह कितना दोस्तों, यह विस्तृत है पूरा। इसको दोस्तों नेक्स्ट में एक चित्र लिया उस पर समझाऊंगा। इस प्रकार इसका अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो कितना है, 6 डिग्री 45 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से अच्छे से देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है कि जो आपका ये देखिए 37 डिग्री 6 इंच से लेके आपका ये 6 डिग्री 8 डिग्री 4 इंच तक है। ये दोस्तों ये पूरी इसकी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है,
और देखिए आपका जो पूर्वी है ये कहाँ से है, 66-68 डिग्री 7 इंच से लेके आपका 97 डिग्री 25 इंच तक पूरा फैली हुई है। और इसकी लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। और देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है, द्वीप समूह। ये देखिए आपको ये लक्षद्वीप है, ये सब क्या है, ये सब द्वीप है, क्योंकि ये पूरा हर ये सब समुद्र से घिरा। ये देखिए आपका इसके नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर देखिए ये सब आपको क्या है, ये हिंद महासागर, इसके दोस्तों ये अरब महासागर, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई कितनी दोस्तों, मैंने बताया 3214 किलोमीटर है। जबकि कच्छ की रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्वी पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी है, वह 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें इसमें देखिए इसमें साफ साफ दिया है 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से और देख लेते हैं। इस प्रकार भारत की कुल क्षेत्रफल, ठीक है, जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 कितना है, वर्ग किलोमीटर में है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का यह लगभग 2.4 किलोमीटर है, सॉरी दोस्तों 2.4% है। जो विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका मात्र 2.4% भारत का हिस्सा है। यह क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा जो है देश है वो 7वां नंबर पाएगा। इसमें दोस्तों भारत से बड़े अन्य 6 देश भी हैं, ठीक है, उनका नाम और ही क्रम में देख लेते हैं, घटते हुए क्रम में। सबसे आगे रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य आपका अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्या है, भारत से ज़्यादा इन सब देशों का क्षेत्रफल है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। जो कर्क रेखा क्या है, जो भारत से होकर लगभग मध्य से होकर पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों को काटती हुई निकलती है। चलिए और देख लेते हैं इसमें। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान को स्पर्श करती है। ये जो देश हैं भारत की जो स्थल सीमा है इन देशों को स्पर्श करती है। इन सब की लंबाई सब जोड़ के 15,200 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। स्पष्ट है ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ये जो 7 देशों को छूती है, जो मेरी हम लोग के देश की स्थल सीमा है, ये हमारे क्या है, पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका और मालदीव क्या, ये हिंद महासागर में स्थित हैं। ये कौन से, ये द्वीपीय देश हैं, क्योंकि द्वीप उसी को बोलते हैं जो चारों ओर जल से घिरा हो, ठीक है, वो द्वीप कहलाता है। जैसे आपका श्रीलंका है और मालदीव है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। जो श्रीलंका है वो किसके द्वारा अलग हुआ है, पाक जल संधि के द्वारा, और बीच में उसके कौन से पड़ती, वह मन्नार खाड़ी है, इसी से अलग होती है। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। उनकी जो सीमा की लंबाई है हमारे देश से कितनी किलोमीटर तक छूती है। तो बांग्लादेश की सबसे बेसी 4,096 किलोमीटर, चीन की 3,917 किलोमीटर। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान की 3,310 किलोमीटर, नेपाल 1,152 किलोमीटर, म्यांमार का 1,458 किलोमीटर, भूटान का 587 किलोमीटर है और अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रशासनिक रूप से भारत को 28 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उस समय दोस्तों ये हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम कितना है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का नाम भी प्रस्तावित था। उसमें दोस्तों 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था उसको राज्य के दर्जा से हटा के उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा तथा गोवा राज्य सबसे छोटा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, वो राजस्थान है, और सबसे जो छोटा कौन सा है, वो गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का धरातल भारतीय उपमहाद्वीप का वर्तमान भौतिक रूप विशाल चट्टानों समूह का परिणाम है। जो भारत का उपमहाद्वीप का जो वर्तमान भौतिक स्वरूप है वह कैसा है, वह विशाल चट्टानों समूह का एक परिणाम है। भारत के विभिन्न विभागों का निर्माण एक लंबे भू वैज्ञानिक इतिहास में हुआ है, किंतु भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत में मुख्य रूप से 4 भू वैज्ञानिक इकाइयाँ हैं। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, सेकेंड उत्तर का पर्वतीय पठार, तीसरा आपका कौन सा है, मध्यवर्ती विशाल मैदान, जो आपका चौथा है वो कौन सा है, तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार। यह भारत का ही नहीं अपितु विश्व का प्राचीनतम भूभाग है। जो आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है यह भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीन भूभाग है, जो अत्यंत कठोर चट्टानों से निर्मित है। यह बहुत ही जो कठोर चट्टान है उन्हीं से निर्मित है, जो आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के दक्षिण भाग में इस विभाग के अवस्थित होने के कारण इसे दक्षिण पठार कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के दक्षिण भाग में, इसलिए दोस्तों इसको दक्षिण का पठार कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर 3 तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। जो जगह या स्थान 3 जगह से जल से घिरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो आपके प्रायद्वीपीय भारत है इसकी आकृति त्रिभुज के आकार जैसी है। इसकी पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी घाट पर्वतों की अवस्थित है। ठीक है, इसकी जो पश्चिम में पश्चिम घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट अवस्थित है। पूर्वी तथा पश्चिम घाट पर्वत सुदूर दक्षिण में एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा दक्षिण में लगता है कि ये दोनों क्या एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यह मिलन स्थली या स्थल कौन सी है, वो नीलगिरी के नाम से जानी जाती है, जो नीलगिरी पर्वत है। उत्तरी सीमा विंध्य तथा सतपुरा पर्वत की श्रेणियाँ तथा नर्मदा व ताप्ती नदियाँ भ्रंश में प्रभावित बनाती हैं। ताप्ती नदियाँ क्या है, भ्रंश में प्रभावित बनाती मतलब बहती हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। जो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी है वह भ्रंश घाटी की ओर जाके गिरती है, मतलब जो पश्चिम दिशा उस ओर वो चलती हैं। अरब सागर में अपना जल मिलाती है, और ये कहाँ दोस्तों, ये अरब सागर में जाके गिर जाती हैं, मतलब अपने जल को मिला देती हैं। प्रायद्वीपीय पर अन्य पर्वत श्रेणियाँ नल्लामलाई या नल्लामल्ला, जवादी, अजंता रेंज प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, ये सब जो प्रायद्वीपीय के अन्य जो पर्वत श्रेणी हैं जो बहुत ही प्रमुख उल्लेखनीय है। कौन कौन सी, नल्लामल्ला, जवादी, अजंता रेंज। प्रसिद्ध यहाँ की ऊटी भी है नामक पर्यटन स्थल इसी पठार पर स्थित है। जो एक पर्यटन स्थल ऊटी है वो इसी पर्वत पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार पर अनेक नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं। इस पठार पर क्या अनेक नदियाँ, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, दामोदर, ये सब दोस्तों जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पठारी भूभाग पर क्रीटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निकले लावा के परतदार परत
जमाव से कालांतर में निर्मित जो काली मिट्टी के देख लेते हैं। और क्षेत्र में जो काली मिट्टी के क्षेत्र में किसकी दोस्तों खेती की जाती है, वह कपास की, मतलब इसको रेगुड़ भी बोलते हैं कि रेगुड़ मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, या काली मिट्टी भी इसको बोलते हैं। अधिकांश पठारी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ पे जो अधिकांश जो पठारी भाग है वहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। केरल के पश्चिम तटीय क्षेत्र, जिसे मालाबार तट भी कहा जाता है, जो केरल का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है जिसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, इसको अगले मैप में हम बताएंगे, उसमें ये सब दिया है। अधिक वर्षा प्राप्त होने के कारण लैटराइट मृदा का जमा होता है। क्या वहाँ पे अधिक वर्षा होने के कारण कौन सा मिट्टी का, लैटेराइट मिट्टी का, ठीक है, जमा होता है। पठारी भाग में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। जो ये पठारी भाग हैं यहाँ पे बहुमूल्य मतलब कि अच्छे खासे खनिज वहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए चर्चा में हम लोग देख लेते हैं नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। जो नीलगिरी इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो डोडाबेटा है, और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी, वह अनेमुडी है। अब दूसरा देख लेते हैं कौन सा, उत्तर का पर्वतीय भाग, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भारत के सुदूर उत्तरी भाग की उत्तरी सीमा के साथ साथ अनेक पर्वत श्रृंखलाएं विस्तृत हैं। जो भारत के उत्तरी भाग में है, उत्तरी सीमा के साथ साथ अनेक जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह विस्तृत हैं। पश्चिम में पामीर पठार से लेकर पूर्व में भारत म्यांमार की सीमा तक चापाका, ठीक है। इससे पहले दोस्तों इसमें देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। देखिए आपका पश्चिमी घाट है, ये सब पूरा ये देखिए जो है, और ये सब आपका कौन सा, ये सब है आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी पर्वत है। पश्चिमी घाट की आपकी सह्याद्री पर्वत है। ये देखिए जब दोनों मिल लेते हैं यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये अवस्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सा, डोडाबेट्टा है। और जो आपकी प्रायद्वीप भारत है इसकी जो सर्वोच्च चोटी वो अन्नागुड़ी है, ठीक है। ये देखिए आपका केरल है, ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी का क्षेत्र है। इधर आपकी बंगाल खाड़ी, इधर आपका अरब सागर है। देखिए जो जिक्र किया था मालाबार का तट यहाँ पे स्थित है। चलिए दोस्तों इसमें और देख लेते हैं। जो भारत और म्यांमार के बीच की जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत बिना किसी अवरोध के लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। बिना अवरोध के कितना है, 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इनकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक है। जो इनकी चौड़ाई है वो कितना, 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। पामीर पठार और कश्मीर में सिंधु नदी के मध्य भाग की पर्वत श्रेणियाँ काराकोरम नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। जो पामीर पठार है और कश्मीर में जो सिंधु नदी के मध्य का जो भाग है उसको जो पर्वत श्रेणी उसको हम काराकोरम के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य की पर्वत श्रेणियाँ हिमालय कहलाती हैं। जो सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों के जो मध्य की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसका तात्पर्य हिमधन आलय अर्थात बर्फ का घर। म्यांमार की सीमा के साथ इन पर्वतों का दक्षिणवर्ती विस्तार पूर्वांचल के नाम से संबोधित प्राप्त है। अब और देख लेते हैं इसमें। संसार की सबसे बड़ी पर्वतीय हिमानियों में से कुछ काराकोरम पर्वत श्रेणियों में है, ठीक है। इसमें बता रहा है कि जो संसार की सबसे बड़ी जो पर्वत हिमानी है उसमें से कुछ काराकोरम जो पर्वत है श्रेणियों में है, ठीक है। और देख लेते हैं बाल्तोरो तथा सियाचिन ऐसी ही हिमानियाँ है, ठीक है। जो सियाचिन है ऐसी ही हिमानियाँ जिसके बारे में जिक्र किया गया था। संसार का दूसरा सर्वोच्च चोटी K2 जिसको हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हिमालय 3 समांतर चापाकार श्रेणियों में
विस्तारित है। जो हिमालय व 3 समांतर चापाकार श्रेणियों में विस्तृत है। इनकी ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो इनकी ऊंचाई क्या है, बढ़ती जाती है। दक्षिणतम श्रेणी शिवालिक श्रेणी के नाम से जानी जाती है। जो दक्षिणतम श्रेणी है उसको हम शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। सभी श्रेणियां में शिवालिक हिमालय की ऊंचाई सबसे कम है। ठीक है, जितनी श्रेणियां हैं उसमें जो शिवालिक हिमालय उसकी ऊंचाई सबसे कम है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1000 से लेके 1200 मीटर के मध्य है। यह श्रेणी मुलायम चट्टानों से निर्मित है। जो शिवालिक श्रेणी है यह मुलायम चट्टान है, उसी से निर्मित है। यह अविच्छिन्न श्रेणी नहीं है। यह पूर्व में अन्य श्रेणियों से मिल जाती है। जब पूर्व में क्या है, जो अन्य श्रेणी जो पर्वत हैं उससे ये मिल जाती है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के मध्य है। जो आपकी शिवालिक श्रेणी इसकी जो चौड़ाई है वह 10 से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य है। इस श्रेणी में कुछ संकरी घाटियाँ मिलती हैं जिन्हें दून कहते हैं। जो शिवालिक श्रेणी इसमें कुछ जो संकरी घाटियाँ हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दून कहते हैं। जैसे आपका देहरादून, पोटली दून, ऐसी ही संकीर्ण घाटियाँ इसमें अवस्थित हैं। अब और देख शिवालिक हिमालय के उत्तर भाग में स्थित श्रृंखलाओं को मध्य हिमालय या हिमांचल कहा जाता है। जो शिवालिक हिमालय के उत्तर भाग में स्थित श्रृंखला है उसको मध्य हिमालय या हिमांचल के नाम से जाना जाता है। इनकी जो औसत ऊंचाई कितनी है, 4000 से लेकर 4500 मीटर तक है। जो ये मध्य हिमालय इसकी औसत ऊंचाई 4000 से लेकर 4500 मीटर है। ये 80 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। जो इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर है। इसके ढाल वनों व चारों गांवों से आच्छादित है। इसी श्रेणी में प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल, जो पर्वतीय स्थल होते हैं जिस पे लोग घूमने जाते हैं, मसूरी, शिमला, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला, दार्जिलिंग अपनी मनोरम छटा बिखेरते हैं। इन सब का एक अलग ही मनोरम छटा है, मतलब अद्भुत नज़ारा देखने का। और देख लेते हैं हिमालय की उत्तरतम श्रेणियाँ हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से संबोधित की जाती है। जो हिमालय की उत्तरतम श्रेणियाँ इसे हिमाद्री के नाम से या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, मतलब संबोधित किया गया है। ये सबसे अधिक ऊंचाई वाली श्रेणियाँ हैं। ये कौन सी है, सबसे अधिक ऊंचाई वाली ये श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर से अधिक है। और इसमें देख लेते हैं इन्हीं श्रेणियों में संसार की सर्वोच्च चोटियाँ स्थित है। ये जो श्रेणी है इसमें जो संसार है इसकी जो सर्वोच्च चोटियाँ इसी में स्थित हैं। इनमें से कुछ की ऊंचाई तो 8000 मीटर से भी अधिक है। इनमें प्रमुख रूप से माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। और भारत में हिमालय का उच्चतम शिखर सिक्किम राज्य में स्थित जो कंचनजंगा है वही है। ठीक है, और अन्य जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है इसको देख लेते हैं। नंगा पर्वत, धौलागिरी और नंदा देवी। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में मिलता है। और देख लेते हैं इसमें से अधिकांश शिखर सदैव बर्फ से आच्छादित रहते हैं। जिसमें से अधिकांश जो शिखर हैं, जो पर्वत हैं, ये बर्फ से ढके होते हैं। उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल पर्वत उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर हेयरपिन मोड़ की भांति विस्तृत है। इसमें बता रहा है कि जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें जो पूर्वांचल पर्वत है और वह कहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की ओर एक मोड़ की तरह भांति विस्तृत है, जो कई श्रेणियों से मिलकर बने हैं। इनमें गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई बुम, जो लुसाई, ये सब जो प्रजातियाँ ये सब हैं। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं इनके ढाल बहुत अधिक तीव्र हैं। इनके जो ढाल हैं बहुत अधिक तीव्र है तथा इनकी घाटियाँ अधिक गहराई वाली हैं। इन पर्वतों का निर्माण महासागरों के नीचे के अवसाद या मलबा में संपीड़न के कारण मोड़
पड़ने से ऊपर उठ जाने से हुआ है। ठीक है, जो इनके जो ढाल हैं वो बहुत ही अधिक तीव्र है और ये जो घाटियाँ हैं इनका अधिक गहराई है। ठीक है, इनकी जो घाटियाँ इनकी गहराई अधिक होती है या अधिक है। इन पर्वतों का निर्माण महासागरों के नीचे जो अवसादी हैं या मलबा है उन्हीं के कारण यह मोड़ पड़ने से ऊपर उठ जाने से हुआ। जिससे जब मोड़ पड़ता है तो ये सीधे ऊपर की ओर उठ जाता है। यही कारण है कि यह पर्वत श्रृंखलाएं नवीन वलित पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नवीन मतलब सबसे नया, सबसे ये बाद में इसका निर्माण हुआ है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई में अभी भी वृद्धि हो रही है, मतलब कि ये अभी भी वृद्धि हो रही है, इसमें बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में भूकंप की घटना होती रहती है। ये दोस्तों वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो तीसरा आपका है मध्यवर्ती विशाल मैदान है उसको देखेंगे और एक और है उसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा।